हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट ज़रूर देखना चाहिए। आज मैंने दुनिया की बहुत बड़ी गंदगी को हाथ लगाया है, इसलिए ये ज़रूरी था। चलो माँ, ये बोल उसने लोटा टेबल पर रखा और अधीरा के साथ सुरभि जी को लेकर चला गया। भवानी खड़ी गुस्से में उसे जाते देख रही थी। सालू अवनी के साथ श्वेता को कमरे में ले गई। विक्रांत जी बड़े ठाकुर के पास चले गए। वहाँ कविता जी, राज और भवानी ही रह गए थे। नौकर पहले ही जा चुके थे। कविता उसके पास आकर धीरे से उसके कानों में बोली, क्यों बार बार अपनी बेइज्जती इन घर वालों से कराती हो। पहले तो घर वाले बेइज्जत करते थे, पर अब तो बाहर वालों ने भी करना शुरू कर दिया। क्यों, तुम्हें अच्छा लगता है तो बाहर वालों से भी सुनने की आदत हो गई। शर्म करो। ये बोल वो राज के साथ चली गई। उनके जाने के बाद भवानी गुस्से में खुद से बोली, बहुत हो गया। अब मैं इस लड़की को बताती हूँ कि आखिर मैं चीज़ क्या हूँ। बड़ा ये लड़की उछल रही है तो मैं इसे ज़मीन के अंदर तक लेकर जाऊँगी। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ चल दी। इधर अधीरा सुरभि जी के साथ उनके कमरे में आई। उनके पीछे अधीर भी अंदर आया। सुरभि जी को उनके बिस्तर पर बैठा के उन्हें पास रखा पानी का गिलास देते हुए बोली, आप ठीक हैं ना आंटी जी। हाँ, हम ठीक हैं, पर आपको क्या ज़रूरत थी उनके मुंह लगने की। बोलने देती जो बोल रही थी वो। अभी कुछ हो जाता तो। वो तो अच्छा हुआ अधीर वक्त पर आ गए। सुरभि जी बोल ही रही थी कि तभी अधीर ने उनकी बात काटते हुए बोला, अच्छा है, कम से कम ये बड़बोली का मुँह तो बंद होता कुछ वक्त के लिए। अधीर के मुंह से ये सुनकर अधीरा ने हैरान होकर मुंह खोलते हुए कहा, क्या मैं बड़बोली हूँ। देख रही हूँ आंटी जी, आपका बेटा मुझे बड़बोली कह रहा। इन्हें आए 2 दिन भी नहीं हुए और इन्होंने मेरा नाम बिगाड़ दिया। खुद को नहीं देखते, राक्षस कहीं के। जब देखो खुद बोले मत, बस मुंह सड़ा के बैठे रहते हैं और मुझे बड़बोली कहते हैं। कुछ बोलो मत मुझे। सुरभि जी और अधीर उसे बोलता देखकर हंस रहे थे। अधीर ने सुरभि जी से कहा, देख लो माँ, अब आप क्या बोलना चाहती हैं। है ना बड़बोल, शुरू होती है तो रुकती ही नहीं है। अच्छा सुनो, आज मेरे लिए रात का खाना बना देना, पर यहाँ नहीं, मेरे किचन में। और प्लीज़ खाना ऐसा बनाना जो खाने लायक हो। पता चला मैं खा के मर गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। जेल हो जाएगा बड़बोल तुम्हें, इसलिए थोड़ा समझदारी से। क्यों मैं बनाऊं, मैं सालू से बोल दूंगी, वो बना देंगी। ये बोल वो वहाँ से चली गई। अधीर ने सुरभि जी को आराम करने को कहा और अधीरा के पीछे चला गया। उसने देखा तो अधीरा सीढ़ियाँ चढ़ के अपने कमरे में जा रही थी। अधीर उसके पीछे गया और सीढ़ियों के कोने पर उसका हाथ पकड़ रोकते हुए उसे दीवार से लगा के खड़ा हो गया। अधीरा ने उसे देखते हुए कहा, ये हरकत गई नहीं ठाकुर साहब, छोड़े हमारा रास्ता। अधीर ने उसे देखते हुए कहा, मुझे ना सुनने की आदत नहीं, इसलिए जो कहा है कर देना। 8 बजे तक मुझे मेरी डाइनिंग टेबल पर खाना चाहिए, और अगर नहीं मिला तो आधी रात में उठ के तुम बनाओगी, पर बनाओगी तो तुम ही। अब सोच लो क्या करना है। ये बोल अधीर वहाँ से चला गया। अधीरा उसे जाता हुआ देखकर घूरे जा रही थी। रात का वक्त, अधीर का घर। अधीरा जल्दी जल्दी से अपना काम ख़त्म करके अधीर के घर पर आई तो देखी वो किसी से वीडियो कॉल पर बातें कर रहा था। अधीर ने उसे इशारा कर शांति से काम करने को कहा। अधीरा चुपचाप किचन में चली गई। उसने अंदर आकर देखी तो किचन बहुत अच्छे से कर दिया गया था। सारे बर्तन डब्बे सलीके से रखे हुए थे। अधीरा काम करने लगी, तभी उसके दिमाग में मस्ती सूझी। उसने एक बड़ा सा पतीला अपने हाथ से छोड़ दिया और दोनों कानों पर हाथ रख आंखें बंद कर खड़ी हो गई। अधीर ने जब ये गिरने की आवाज़ सुनी तो चिल्ला के बोला, अधीरा। बस इतना ही बोला था वो कि अधीरा ने कहा, सॉरी नए ठाकुर साहब, गलती से पतीला छूट गया मेरे हाथ से। ये बोल वो हंस दी। अधीर ये सुन वापस से काम करने लगा। अधीरा ने देखा कि अधीर फिर से काम पर ध्यान देने लगा तो उसने पतीला उठा के ऊपर रखा और अपने हाथ में जग लेते हुए पानी का टैप पूरा खोल दिया और पानी का तेज आवाज़ अधीर तक गई तो उसने फिर से उसका नाम बोला।
फिर से उसने माफ़ी मांग ली। ऐसे ही ये जब 2-3 बार हुआ, कभी जग, कभी ग्लास, कभी कटोरी, कभी प्लेट्स, तो अधीर लैपटॉप बंद कर उसके पास आ गया। उसने देखा अधीरा जानबूझ के ऐसा कर रही थी और हंस रही थी। अधीरा ने उसे देखते ही रोनी सी सूरत बना के अपने काम में लग गई। अधीर वहीं बैठ गया। अधीरा अब पूरी शांति से काम कर रही थी। अधीर कभी उसे देखता, कभी उसे परेशान कर रहे उसके जुल्फों को। अधीरा ने रोटी के लिए आटा गूंद रही थी और उसके खुले बाल आटे में आने लगे तो अधीर ने देखकर उसके पीछे गया और धीरे से उसके बालों को पकड़ के बांधने लगा। तो अधीरा को अजीब सा लगने लगा। अधीर ने उसका जोड़ा बना उसमें बड़ा वाला चमचा अटका दिया। अधीरा ने यह देखकर उससे कहा, नए ठाकुर साहब, आप लड़के वाले स्कूल गए थे, है ना? अधीर ने उसकी बात सुन हैरान होते हुए कहा, हाँ, पर तुम्हें कैसे पता ये? अधीरा ने आटा गूंदते हुए उससे बोली, और आपकी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी और ना कोई लड़की फ्रेंड होगी, मैं सही हूँ ना? इस बार भी अधीर ने हैरान होकर कहा, पर तुम्हें कैसे पता ये मिस बड़बोल? इस बात पर अधीरा ने गुस्से में उसे आंखें दिखाते हुए कहा, क्योंकि अगर होती तो आपको पता होता कि किसी लड़की के बालों में जोड़ा बना के चमचा से नहीं अटकाते। कौन बालों में चमचा लगाता है? कभी देखा है किसी लड़की को ये करते? उसकी बात पर अधीर ने उससे कहा, शुक्र करो कि चमचा लगाया, नहीं तो मैं तो सोच रहा था कांटे वाला पक्कर तुम्हारी भूसे जैसे खोपड़ी में चुभा कर घुसा दूं। अब चुप करो, नहीं तो पीछे बहुत सारे कांटे वाले चम्मच है। दिमाग खराब हुआ तब बताऊंगा। ये सुनते ही अधीरा डर के काम करने लगी। उसने खाना बनाया और लाकर टेबल पर रख दिया। अधीरा उसे देखकर बोली, आप खाना खाएं तब मैं जाऊं। अधीर खाना खाने बैठा ही था कि तभी हॉल में रखा वॉच बहुत तेज से टूटा। आउच! ये सुनते ही अधीरा की चीख निकल गई। तभी एक और गोली अधीरा के पीछे से निकल गई। ये देख अधीर ने उसे अपने पास खींच लिया। अधीरा और अधीर पर गोलियां चली जा रही थी। अधीर ने देखा कि गोलियां बंद नहीं हो रही है, तो उसने अधीरा का हाथ पकड़ उसे इशारा कर उसे जल्दी से डाइनिंग टेबल के नीचे खींच लिया और दोनों ही वहां पर नीचे बैठ गए। तभी अधीर ने देखा कि फायरिंग बंद हो चुकी है। वो उठकर देखने लगा कि तभी फायरिंग फिर से शुरू हो गई। अधीर ने कहा, तुम बैठो, मैं देखता हूँ। तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। ये बोल वो जाने लगा तो उसे जाता देख अधीरा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, पागल हो गए हैं? आप देख रहे हैं कितनी गोलियां चल रही हैं और आप हैं कि कुछ ज़्यादा डॉन बनने चले जा रहे हैं। चुपचाप यहाँ बैठें और कुछ ढंग का इंसानों वाला सोचिए, राक्षस की तरह नहीं। उसकी बात सुन अधीर उसे देखने लगा। अधीर को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो इस वक्त कुछ कर नहीं सकता था। उसने अपना हाथ छुड़ाया और उसे बैठने का इशारा कर धीरे से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। पर जैसे ही वो बढ़ा, फायरिंग फिर से शुरू हो गई। वो किसी तरह अपने कमरे की तरफ जा ही रहा था कि तभी किसी ने उसे निशाना बनाया और गोली उसे छू के गुजर गई। ये देख कर कि अधीर को गोली लगी है, अधीरा जल्दी से उठ के गई और बचती हुई उसे संभाला। पर शुक्र था कि अधीर ठीक था, बस गोली छू के निकली थी तो बस जख्म हुआ था। अधीरा ने उसे देखते हुए बोली, बोला था ना कि मत जाओ, पर आप किसी की सुनते भी हैं। अब आराम से बैठें और मुझे कुछ करने दें। उसके ये कहते ही फायरिंग अचानक से बंद हो गई। जब काफ़ी देर तक फायरिंग नहीं हुई तो अधीरा ने सर उठा के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। जब वो उठ के देखने जाने लगी तो अधीर ने उसका हाथ पकड़ रोक दिया। अधीरा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख आंखों से सब ठीक होने का इशारा किया और उठ के देख आई। वहाँ इस वक्त कोई नहीं था, बस घर में पूरा सामान बिखरा पड़ा था। वो पहले अधीर के पास गई। उसने उसे देखते हुए कहा, नए ठाकुर साहब, आप आज महल में जाकर रह ले। यहाँ की हालत ठीक नहीं है और रहने जैसा नहीं है। आप अकेले रहेंगे तो फिर से पता चला वो लोग आ गए। वो उसे उठा के सोफे पर बैठाते हुए ये सब बोल ही रही थी कि तभी अधीर ने दर्द से कराहते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम बस फास्ट एड ले आओ। और सुनो, इस बारे में किसी को पता नहीं है तो किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं है। पता चला बड़बोलपन में सब बक दिया तुमने। अब जाओ और फास्ट एड लाओ।
उसकी बात सुन अधीरा उठ के जाने लगी। सबको गोली चलने का पता इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि वो आवाज़ करने वाला नहीं था जिससे गोली चलने की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी और इसलिए कोई आया भी नहीं। अधीर सोफे पर अपने बाजू को पकड़े बैठा था। अधीरा जल्दी से फाशेट ले आई। खरूज साहब आप हाथ हटाएं। अधीरा के ये कहते ही अधीर ने हाथ हटाया तो अधीरा ने पहले तो अधीर के शर्ट के बाजू को ऊपर करना चाहा पर वो ज़्यादा ऊपर नहीं हो रही थी तो उसने झिझकते हुए कहा, शर्ट आपको निकालनी पड़ेगी, आप निकाल दे। ये सुनते ही अधीर ने दूसरे हाथ से शर्ट की बटन खोली और शर्ट उतारने लगा पर एक हाथ से ये मुमकिन नहीं था। अधीरा ने उसे दर्द में परेशान देखा तो खुद ही उसकी हेल्प करने लगी। अधीर उसे बहुत गहरी नज़र से देख रहा था। अधीरा ने उसकी शर्ट उतारी और बहते खून को साफ करने लगी। अधीर उसके चेहरे पर आ रहे भाव को देख रहा था। आज पहली बार था जब अधीर ने अधीरा के चेहरे पर गौर किया था और सबसे बड़ी बात ये थी कि आज पहली बार उसने उसके चेहरे को शांत भाव के साथ देखा था। उसकी नज़र कभी उसकी झपकती हुई पलकों को देखता, कभी बड़ी हो जा रही उसकी आंखों को देखता, कभी उसके सुर्ख गुलाबी गालों पर, कभी परेशानी से सिकुड़ आए उसके माथे को। उसके बाल पीछे की तरफ उड़ रहे थे। आज अधीर ने ये जाना था कि अधीरा बेहद खूबसूरत थी पर उसकी आंखों में कुछ दर्द था जिसे वो अक्सर अपने ओठों की मुस्कान से छुपा देती थी और ये सिर्फ वो देख पाता था जो बहुत गौर से देखने पर उसकी आंखों में दिखता। लो हो गया, पर प्लीज़ अब आप सुपरमैन मत बनना, थोड़ा धीरज धर के काम करना नहीं तो फिर से खून रिसने लगेगा। तो आराम से बैठें और प्लीज़ हो सके तो आज आप महल चले, प्लीज़ मेरे लिए ना सही अपनी माँ के लिए चले आप। इस बार अधीरा की बात ना जाने क्यों अधीर मान गया और उसने अधीरा से कहा, लेकिन महल में एक मिनट, जो मेरा कमरा है वो तो साफ़ नहीं है और मेहमानों वाले कमरे में भवानी रुकी है। बाबा दूसरे मेहमान वाले कमरे में हैं, एक में आप हैं, बाकी कमरे साफ़ नहीं हैं। तो बताओ किस में रुकूं मैं? उसकी फ़िक्र आप मत करें, मैं हूँ ना, बस आप चले। उसके बोलने पर अधीर खड़ा हो गया तो अधीरा जल्दी से जाकर अंदर से एक शॉल ले आई और उसे अधीर को ओढ़ाते हुए बोली, ऐसे जाएंगे तो ठंड लग जाएगी आपको, इसे ओढ़ लें और रुके, हम आपका खाना ले लें। ये बोल उसने एक थाली में खाना निकाला। अधीर का लैपटॉप फ़ोन भी साथ लिया तो अधीर उसे देखने लगा। ऐसे मत देखें, इनके बिना आपको नींद नहीं आती है, जानती हूँ मैं, आंटी जी ने बताया। 14 साल से या तो आपके साथ ये सब है या फिर किताबें, बाकी कोई नहीं। उसकी बात पर अधीर उसे देखने की जगह ढूंढने लगा और वो उसके साथ महल के पीछे वाले गेट से अंदर गई। इस वक्त महल में सब सो रहे थे, अंधेरा था तो अधीरा ने धीरे से कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए और अधीर को अपने कमरे में ले आई। उसने जैसे अंदर गई तो सालू उसका इंतज़ार कर रही थी, उसके खाने की थाली लिए। उसे अधीर के साथ देख सालू खड़ी हो गई। उसे लगा शायद अधीरा ने फिर से कोई गलती की है जो अधीर उसे डांटने यहाँ तक आ गया। अधीरा ने जब सालू को वहाँ देखा तो आंखों को बढ़ाकर उससे बोली, तुम सोई नहीं अभी तक? सालू ने उसके पास आते हुए धीरे से कहा, मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, अब क्या किया आपने जो भैया यहाँ तक आपको डांटने आ गए? अरे कभी तो ढंग का काम किया करो। ये सुन अधीरा ने जल्दबाजी में उसे वो सब कह दिया जो उसे अधीर ने किसी से भी कहने को मना किया था। अरे सालू, जब हम खाना बना के इनको दे तो पता है वहाँ गोलियाँ चलने लगी और इन्हें एक गोली छू के निकल गई, इसलिए मुझे इन्हें वहाँ अकेले छोड़ना ठीक नहीं लगा तो मैं यहाँ ले आई। तो ये बात किसी को मत कहना, ठाकुर साहब नहीं चाहते थे कि ये बात किसी को पता चले। ये बोल के जब वो रुकी तो अधीर उसे घूर के देख रहा था और सालू अधीर को देख रही थी जो समझ गई थी कि एक बार फिर उसकी अधीरा दीदी ने बोलने के चक्कर में ये सब बक दिया था। सालू ने कहा, दीदी भैया को बैठा के आप खाना खिला दो और आप खुद भी खा लो, और हाँ मैं पानी और गरम हल्दी का दूध ले आती हूँ भैया आपके लिए। ये बोल के वो चली गई। उसके जाने के बाद अधीर ने उससे बोला, जब मैंने मना किया था
किसी को बताने के लिए तो क्यों बताया? अरे आपने आंटी जी से और बाकी लोगों से कहा था, ये थोड़ी कहा था कि सालू से मत बताना, ये आपको बोलना चाहिए था। गलती आपकी है हमारी नहीं। तो मतलब मैं एक एक का नाम लेकर कहूँ कि इन्हें मत बताना? ये बोल अधीर गुस्से में बिस्तर पर बैठ गया। हाँ, अब आप बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? अधीरा ये बोलते हुए उसके सामने खाने की थाली रख दी। अधीर ने उसे देखते हुए मुंह बना के मन में कहा, क्या अजीब पागल लड़की है। मैं इस पागल बड़बोल को इतना पसंद क्यों करती है? इसके पास दिमाग तो है नहीं जरा भी। जो मना किया वही कर दिया और सब कैसे इसे पसंद कर लेते हैं। क्या उनका कान और सर नहीं पकता? उधर सालू जब किचन में दूध गर्म कर लेकर आ रही थी तो भवानी ने उसे देख लिया। उसने उसके पास आकर पूछा, सालू इस वक्त किसके लिए ये सब ले जा रही हो? और ये हल्दी वाला दूध किसके लिए? कोई बीमार है क्या? हाँ वो भैया। ये कहते हुए सालू जल्दी से रुक गई और बात पलटते हुए बोली, मेरा मतलब दीदी को हल्की सर्दी है तो इसलिए, बाकी कुछ नहीं। मालकिन आपको कुछ चाहिए था क्या? बोले तो मैं दे दूँ। भवानी ने उसकी तरफ कुछ सोचते हुए देखकर कहा, नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ। ये सुनकर सालू वहाँ से चली गई। भवानी ने उसके जाने के बाद जब कुछ देर बाद जाकर अधीरा के कमरे की तरफ झांक लगाई तो वहाँ अधीर को वो देखकर देर रात उसे कुछ अजीब लगा। सालू सामान देकर चली आई थी। आज वो सुरभि जी के कमरे में उनके साथ थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। इधर जब भवानी ने अधीर और अधीरा को एक कमरे में इतनी रात को देखी तो उसके दिमाग में कुछ पकने लगा और उसने गेट बाहर से बंद कर दिया। इस बात से वो दोनों ही अनजान थे। अधीर अपने हाथ से खाना नहीं खा पा रहा था क्योंकि उसके सीधे हाथ में ही लगा था, तो अधीरा उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी। भवानी ये देखकर अपने मन में बोली, खिला लो पर वादा करती हूँ कल सुबह तुम दोनों से मैं आज सुबह का बदला मैं ज़रूर लूँगी। ये बोल वो वहाँ से चली गई। इधर अधीरा अधीर को खाना खिला रही थी और उसने अधीर से कहा, वैसे एक बात पूछूं आपसे खरुश ठाकुर? अधीर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ पूछो मिस बड़बोल। ये लोग कौन थे जो आप पर इस तरह हमला कर रहे थे? मुझे नहीं पता। आज से पहले तो कभी कोई हमला नहीं हुआ, अचानक से कैसे हमला हो गया? आज ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है। इसमें समझने वाली कौन सी बात है? अरे बात एकदम साफ है कि आपने गुस्से में किसी को धमका दिया होगा या किसी का बुरा किया होगा तो बस आ गया होगा उस आदमी के दिमाग में बदले की अंगार और उसने भेज दिए होंगे। अब आपको पता भी कैसे होगा कि कौन सा वाला दुश्मन है ये आपका, क्योंकि आपने तो दुश्मन भी बहुत बनाए होंगे। हरकतें ही आपकी ऐसी है, प्यार से बात तो करते नहीं हैं, बस जब देखो गुस्सा तो निकाली होगी भड़ास किसी एक ने। मैं क्या कहती हूँ नए ठाकुर साहब। वो आगे कुछ बोल पाती इससे पहले ही अधीर ने उसके ओठों पर हाथ रख उसे बंद करते हुए कहा, मन तो कर रहा है तुम्हें जान से मार दूँ और मार भी दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलने वाला। बोल दूंगा कि कोई जंगली जानवर रात में उठा ले गया। इतनी हल्की फुल्की सी तो हो ही, कोई भी उठा के लेकर जाए तुम्हें या खुद जाकर कुएं में कूद के मर गई। इतना बोलती हो कि दिमाग खराब कर देती हो। अब अगर एक शब्द भी मुँह से निकालो तो इसी कमरे में दफन कर दूंगा। तब सोती रहना इसी फर्श के नीचे हमेशा के लिए, वरना जाओ चुपचाप सो जाओ और ध्यान से, मैं इसी कमरे में हूँ तो आवाज़ ना आए। उसके ऐसे बोलने पर अधीरा की हालत ख़राब हो गई। वो डरते हुए रोनी सी सूरत बनाकर धीरे से उससे दूर हुई और जाकर नीचे बिछा के सो गई। अधीर उसके बिस्तर पर लेट गया। अधीरा खुद से मन में बोली, हद है, ऐसी ही हरकतों की वजह से इन पर गोलियां चलती है। हाँ सच में इनकी इन्हीं हरकतों से देखना एक दिन बम भी गिरेगा। ये बोल वो आंखें बंद कर सो गई। सुबह का वक्त, अधीरा का कमरा। अधीरा सुबह जल्दी उठ के तैयार होकर बैठी कुछ काम कर रही थी। अधीर सो रहा था, वो अभी तक बाहर नहीं गई थी। अधीर की जब आँख खुली तो देखा अधीरा बैठी कुछ लिखे जा रही थी। उसने वक्त देखा तो 6 बज रहे थे। ये देख वो उठने लगा तो उसके हाथ में दर्द हो गया, जिसे उसके मुंह से करहाने की आवाज़ निकल गई। अधीरा ने जब ये सुना तो उठ के उसके पास आई, आप ठीक है ना? अधीर ने हाँ में सर हिला दिया
और उठ के साल ओढ़ के जाने लगा। पर जैसे उसने दरवाज़ा खोलने के लिए गेट को खींचा तो वो नहीं खुला। ये देख अधीर ने अधीरा से कहा, तुम्हारे कमरे का दरवाज़ा जाम है क्या? ये सुन अधीरा ने कहा, कल तक तो जाम नहीं था, आज कैसे हो गया? रुकिए मैं खोलती हूँ। ये बोल वो अधीर को हटा के खुद दरवाज़ा खोलने लगी और उससे भी दरवाज़ा नहीं खुला। ये देख वो परेशान हो गई, ये दरवाज़ा खुल क्यों नहीं रहा है? अभी सब लोग उठ जाएंगे और पता चला कोई यहाँ आया और आपको देखा तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। नए ठाकुर साहब कुछ करें और ये दरवाज़ा खुलवाएं, नहीं तो अभी मौसी को पता चला तो वो मुझे जान से ही आज तो मार डालेंगी। कुछ कीजिए आप प्लीज़। अधीरा को ऐसे परेशान होते देख अधीर ने कहा, आप शांत हो जाएं, मैं कुछ करता हूँ। किसी को आवाज़ देकर बुला लो, वो खोल देगा। ऐसे मत डरें आप। उसकी बात सुन अधीरा ने उससे कहा, आप पागल हो गए हैं खड़ूस ठाकुर साहब। अभी किसी एक को आवाज़ दिया तो घर के सारे लोग यहाँ चले आएंगे और ये पता चलते देर नहीं लगेगी कि आप और मैं यहाँ कमरे में थे। इस बात पर अधीर ने उसे गुस्से में पकड़ के कहा, कल रात जब आप मुझे यहाँ लेकर आई थी तब आपको डर नहीं लगा था? तब आपने नहीं सोचा था अधीरा कि कोई क्या बोलेगा? आप ऐसे घबरा रही हैं जैसे आपने पता नहीं क्या कर दिया है। शांत हो जाएं, मैं हूँ ना। अधीर इतना बोल ही रहा था कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। उन दोनों ने जब दरवाजे की तरफ देखा तो भवानी खड़ी थी और उसके पीछे बड़े ठाकुर, राधा जी और विवेक जी खड़े थे। बाकी सब श्वेता, सालू, सुरभि जी और अमर ये सब अभी यहाँ नहीं आए थे। भवानी ने दोनों को देख एक सातिर मुस्कान दी और बड़े ठाकुर की तरफ देखकर बोली, देखा बड़े ठाकुर साहब, ये छोरी कितनी तेज निकली है और आपका बेटा भी कुछ कम नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करता है पर हरकतें देखो इसकी। बताओ, एक लड़की के कमरे में पूरी रात रहा और जिस तरह अभी इसने इस लड़की को पकड़ रखा, लगता है इसको कुछ ज़्यादा ही गहरा खुमार है। अरे अधीर ठाकुर, कम से कम अपनी ना तो अपने पिता की इज्जत का सोचते। ये लड़की तो है ही नाजायज़, पर आप क्यों ऐसी घटिया लड़की को अपने लिए चुन लिए? वो इतना ही बोल पाई थी कि तभी राधा जी ने गुस्से में आगे बढ़ के अधीरा का हाथ पकड़ा और उसे बाहर लेकर आई और सीढ़ियों से नीचे लाते हुए बोली, चल यहाँ से, ज़िंदगी हराम कर दी है। जैसी माँ थी वैसी ही बेटी निकली। वो उसे जबरी लेकर आ रही थी। तब अधीर उनके पीछे जल्दी से गया। बड़े ठाकुर विवेक जी भी उनके पीछे गए। भवानी ने खड़े होकर अपनी चोटी घुमाते हुए कहा, ये वो बदला है तुम दोनों से मेरा, जो कल यहाँ सबके सामने मेरे साथ हुआ था। अब देखती हूँ कैसे बचाते हो तुम खुद को और इस नाजायज़ लड़की को। छोटे ठाकुर, ये बोल वो भी नीचे आई। मासी, हमने कुछ नहीं किया है, हम दीदी की कसम खा के कहते हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया है। अधीरा रोते हुए ये बोली जा रही थी। सब लोग बाहर निकल आए थे। सुरभि जी, श्वेता अभी कमरे में थी। अमर अभी नहा रहा था। राज और कविता भी आवाज़ सुन बाहर आई। अवनी पूजा घर में थी तो वो भी चली आई। सालू ने जब ये देखा तो उसे समझ नहीं आया कि अब मासी किस बात पर अधीरा को ऐसे बोल रही थी। फिर उसकी नज़र अधीर पर गई और भवानी पर, और उसे समझते देर नहीं लगी कि भवानी ने कुछ कर दिया है। वो जल्दी से भागते हुए सुरभि जी के कमरे में गई। इधर राधा जी ने अधीरा को 2-4 तमाचे जड़ते हुए उससे कहा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि इसे ले जाकर कहीं फेंक दो। आखिर दिखा दिया ना, अपनी माँ की तरह ही है तू, पता नहीं और कितना नाक कटाएगी। कहते हुए वो उसे मारे जा रही थी। उन्होंने जैसे पास पड़ा एक डंडा अधीरा को मारने के लिए उठाया और वो उसे मारने ही वाली थी कि अधीर बीच में आ गया और उसने डंडे को पकड़ फेंकते हुए तेज आवाज़ में कहा, खबरदार, जो एक कदम या एक लफ्ज़ और किसी ने इस लड़की के लिए कहा, अगर किसी ने इसे छुआ भी तो मैं अधीर सिंह ठाकुर उसकी जान निकाल लूँगा। इसलिए भूल के भी आप राधा जी इस तक आने की हिम्मत मत करना। अधीरा को मारने का हक किसी को नहीं है। खबरदार, जो आपने इसे छुआ। अब वो ये सब बोल ही रहा था कि तभी श्वेता, अमर और सालू के साथ सुरभि जी आई। श्वेता अधीरा की हालत देख उसके पास गई और उसे पकड़ के बोली, क्या हुआ लाडो? और ये सब?
उसने ये सब कहते हुए अपनी माँ की तरफ देखा और जोर से बोली, मैंने आपसे बोला था माँ कि जब तक हो यहाँ ठीक से रहो। उस दिन भी मैंने आपको समझाया था पर आपने। वो आगे कुछ बोल पाती इससे पहले ही भवानी ने उससे कहा, अरे छोरी, तू अपनी माँ पर चिल्ला रही है? अपनी बहन से पूछ। एक पूरी रात इन दोनों ने एक साथ बिताई है। बताओ, इतनी गंदी घटिया लड़की को तो वो इतना ही बोल पाई थी कि तभी एक तमाचा उसके गाल पर आकर पड़ा। थप्पड़ की आवाज़ पर जब सबने देखा तो सुरभि जी भवानी के सामने खड़ी थी और ये तमाचा भी उन्होंने ही मारा था भवानी को। भवानी ने अपने गालों पर हाथ रखते हुए उन्हें देखा तो सुरभि जी ने उससे कहा, चुप, एकदम चुप। ये लड़की अगर ठीक नहीं है, ये लड़की अगर पाक नहीं है तो सुरभि नारायण सिंह ठाकुर किसी लड़की को सही नहीं समझती। और क्या जानना है आप सबको कि कल ये लड़की अधीर के साथ एक बंद कमरे में क्यों थी? तो मैं बताती हूँ। ये कहते हुए उन्होंने अधीर ने जो शॉल ओढ़ी थी उसे गुस्से में खींच के उतार के फेंकते हुए बोली, ये देखिए, कल अधीर पर हमला हुआ था और उसे चोट आई थी। उसके घर की हालत ठीक नहीं थी और उस वक्त अधीर का वहाँ अकेले रहना खतरे से खाली नहीं था। वो किसी को बताना नहीं चाहता था, इसलिए अधीरा उसे महल में लाई थी और कमरे खाली और ठीक से ना होने की वजह से ये उसे अपने कमरे में ले गई और मुझे इसमें कोई गलती नहीं दिखाई देती। और आप राधा जी, अरे बेटी नहीं मानती उसे ना सही, पर एक औरत होने के नाते कैसे इतना गंदा घटिया सोच सकती हैं? कैसे सोच लिया आपने ये कि अधीरा ने ऐसा किया है? कम से कम अपने पति बेटी की परवरिश पर तो सवाल ना उठाती आप। और भी उठाया तो किसके कहने पर, जिसका खुद का कोई मान सम्मान नहीं है? अगर हो गया हो तो अब जाएं आप सब लोग। ये कहते हुए सुरभि जी अधीरा को अपने साथ ले गई। बाकी सब भी चले गए। अधीर गुस्से में वहाँ से अपने कमरे में चला गया। श्वेता अमर सुरभि जी के कमरे में आए। बस बड़े ठाकुर थे जो वहाँ खड़े बड़ी खामोशी से एक एक चीज़ को देख रहे थे। बड़े ठाकुर ने जब अधीरा को प्रोटेक्ट करते देखा तो उनके दिमाग में जैसे ना जाने कितने सवाल और चीज़ें उमड़ आए थे। इधर सुरभि जी अधीरा को लेकर अपने कमरे में आई और उसे बिस्तर पर बैठाते हुए बोली, तुम्हारे मुंह में ज़बान नहीं है क्या? वैसे तो तुम दूसरों के लिए बड़ा बोलती हो, आज क्या हो गया? आज क्यों आप खुद के लिए खड़ी नहीं हुई? अधीरा, कुछ पूछ रही हूँ मैं। सुरभि जी के पूछने पर अधीरा अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढककर रोने लगी। ये देखकर श्वेता उसके पास आई और उसके पास बैठ उसे सीने से लगा लिया। ठीक बोल रही हैं बड़ी माँ, आपसे लाडो। क्यों नहीं बोली आप वहाँ? क्यों चुप थी? इस पर अधीर ने कहा, मेरी वजह से। मैंने ही अधीरा से मना किया था किसी को कुछ ना कहे, पर ऐसा कुछ हो जाएगा कि ये मैं नहीं जानता था, सॉरी। सुरभि जी ने दोनों को देखते हुए कहा, कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। अधीरा, शांत हो जाओ और चलो आंसू पोंछो, क्योंकि हमें नहीं पसंद ऐसे रोते हुए आप। चलिए साफ करें ये आंसू। ये कहते हुए उन्होंने अधीरा का चेहरा अपनी तरफ किया। जब अधीर ने उसके चेहरे पर थप्पड़ के निशान देखे तो न जाने क्यों उसके दिल में एक दर्द झलक उठा। वो वहाँ से सीधे अपने घर में चला गया। उसने फ़ोन निकाला और वीर को कॉल कर जल्दी आने को बोल फ़ोन रख दिया। वो जब तक नहा के रेडी होकर आया तब तक वीर आ चुका था। उसने वीर को देखते हुए कहा, वीर, यहाँ गार्ड्स हायर करो और भवानी को कुछ सबक सिखाना है। देख लो कैसे हैंडल करोगे, पर ये काम आज होना चाहिए। और ये घर साफ भी कराओ और कुछ नौकर घर के लिए देखो, और वो सिर्फ आदमी होने चाहिए, कोई औरत ना हो। जब तक मैं हूँ बस तब तक के लिए ही चाहिए। वीर ने ये सुनते ही कहा, जी सर, आज शाम तक सब हो जाएगा। सर, आज यहाँ वाले ऑफिस में चलना है क्या? हाँ चलना है, चलो। जरा सा देखें 2 साल में क्या हालत की है ऑफिस की सबने। ये बोल उसने टाई ठीक किया। वीर ने उसके सारे सामान उठाते हुए कहा, सर, आपका फ़ोन और लैपटॉप नहीं दिख रहा, कहाँ है वो? ये सुनते ही अधीर को याद आया कि ये सब तो अधीरा के कमरे में है। उसने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम गाड़ी के पास जाकर वेट करो, मैं आता हूँ। ये बोल वो महल के पीछे वाले रास्ते से अधीरा के कमरे की तरफ चला गया। अधीरा अपने कमरे में बैठी वापस अपना काम कर रही थी।
उसका मुंह उतरा हुआ था, आंखों में आंसू अभी भी थे। वो बैठी बस अपने मन को शांत कराना चाहती थी, इसलिए वो बैठी अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रही थी। अधीरा एक प्रोफेसर बनना चाहती थी, जिसके लिए उसने बहुत मेहनत की थी और स्कॉलरशिप की वजह से उसे अपनी पढ़ाई को पूरा करने का रास्ता मिला था। उसने किसी भी मुसीबत और हालात को अपने सपनों के बीच नहीं आने दिया था और साथ में एक स्कूल में पढ़ाती भी थी। जब अधीर उसके कमरे में आया तो देखा कि अधीरा कमरे में बैठी लिखे जा रही थी। वो जिस पेज पर लिख रही थी उस पेपर पर भी उसके आंसुओं की बूंदें थी। अधीर ने यह देखकर अपने मन में कहा, ओ तो तुम बड़बोल के साथ आंसुओं की गंगाजल बहाने की रानी हो। हटा दो, जो हो गया उसे दिल से लगा के बैठने की क्या ज़रूरत है। पर नहीं, ये मैडम तो समझने वाली नहीं है बड़बोल। ये बोल वो अंदर आया तो उसे देखकर अधीरा ने भरे गले से नाक को सिकोड़ते हुए कहा, क्या काम है। अधीर ने उसे देखते हुए हल्के से स्माइल कर दिया, क्योंकि अधीरा रोते हुए बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह बहुत क्यूट लग रही थी। अधीर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरा लैपटॉप और मोबाइल जो कल आप चुरा के लाई थी, उसे देंगे या बेच के पापड़ी खाने का मन है। मुझे ऑफिस जाना है। अधीरा ने फिर से बच्चों की तरह नाक सिकोड़ते हुए कहा, मैं चुरा के नहीं लाई थी, वो तो मैंने आपके सामने लिया था और यहाँ लेकर आई थी, और ये बात आपको पता है, तो मुझे चोरनी मत बुलाओ, समझे आप। ये कहते हुए उसने सुबकते हुए उसे देखा। हाँ, ये अच्छा नाम होगा आपका, बड़बोल के बाद चोरनी, वाह क्या नाम है। वैसे मेरा लैपटॉप कहीं बेच तो नहीं दिया। सच में। उसके ऐसा कहने पर अधीरा ने उसे घूरते हुए कहा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होने वाला है ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर करना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।